हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो कंप्लीट हिस्ट्री के सीरीज में आपका स्वागत है। कंप्लीट हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं एंशंट हिस्ट्री को, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 जो डील करने वाला है मॉडर्न एम्पायर पर। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर्स लिए हैं जिसमें हम लोग एंशंट हिस्ट्री के हर एक पन्ने को अच्छी तरीके से समझा है हमने, और आज हम इसी तरह से मॉडर्न एम्पायर को भी समझने वाले हैं। इसके अलावा मैंने ना ही सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाया है, साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, लेकिन इससे पहले मैंने 5 लेक्चर्स और लिए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन जो ऊपर में दिखाई दे रहा होगा आपको, वहां से आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट हिस्ट्री की। वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसको। ओके, ये वीडियोस ना ही आपको एग्जामिनेशन जो कि एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, बल्कि आपको बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन या फिर अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी मददगार होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और संगठित साम्राज्यों में से एक, जो कि है मौर्य साम्राज्य। और ये वही साम्राज्य है जिसने सबसे पहली बार, अगर मैं बात करूं सबसे पहली बार, अगर पूरे उपमहाद्वीप को, ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया को अगर एक झंडे के अंदर लाया है तो यही साम्राज्य था। तो मौर्य साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य आपको था। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से लेके महान सम्राट अशोक तक, इस साम्राज्य की गाथा न केवल युद्धों की कहानी है, बल्कि इसमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था और धर्म की क्रांति का भी इतिहास है। तो चलिए हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इस अद्भुत यात्रा में जाते हैं और जानते हैं मौर्य वंश की शुरुआत कैसे हुई, उसका उत्थान कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ। इसमें हम लोग पूरी तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ आप बने रहे। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले, जब इससे पहले हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बात की थी तो हम लोगों ने देखा था आपको नंद वंश तक। तो नंद वंश में कौन थे आपको, तो नंद वंश में आपको थे धनानंद। आखिरी रूलर आपको कौन थे, धनानंद। इनको ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या सोर्सेज हैं, क्या हमें सोर्सेज हैं, उनको पहले हम जानते हैं। तो सबसे पहला सोर्स वो है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसा बुक है जिसमें हमें हर एक तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है। किसके बारे में, स्टेट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटी के बारे में, किस तरह से कंडीशंस था, पॉलिटिकल कंडीशंस था या इकोनॉमिक कंडीशंस था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था मौर्य पीरियड का। और ये लिखा किसने था, तो ये लिखा था कौटिल्य ने। और कौटिल्य कौन है, तो कौटिल्य गुरु थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये बुक एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है आपको मॉडर्न पीरियड को जानने के लिए। उसके अलावा एक बुक है आपको मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस लिखा गया है आपको विशाख दत्त के द्वारा, और ये आपको गुप्त पीरियड में लिखा गया है, गुप्ता पीरियड में आपको लिखा गया है ये। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि चाणक्य की मदद से, मीन्स कौटिल्य की मदद से, किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था। और इसमें पूरा वहां का सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में अच्छे से बताया गया है आपको मौर्य एम्पायर के बारे में। यह है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ओके, अगला यह भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है, दैट इज इंडिका। इंडिका लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा, और अलग अलग वॉल्यूम है इसका। तो मेगास्थनीज एक्चुअली में कौन थे, तो मेगास्थनीज आपको एक अलेक्जेंडर के एक आपको सेनापति थे, उनका नाम था सेलुकस निकेटर। क्या नाम था, सेलुकस निकेटर। उन्हीं के एम्बेसडर जो हैं वो थे आपको मेगास्थनीज, और वो आए हुए थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इन्हीं के द्वारा, ये एक फॉरेनर्स अकाउंट है, इनके द्वारा काफी कुछ लिखा गया है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके अलावा जितने भी आपको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हुआ, कैसा सिस्टम था, स्लेवरी था कि नहीं था, कास्ट सिस्टम कैसा था, हर एक चीज के बारे में इंडिका में बहुत ही विस्तार में आपको बताया गया है। नेक्स्ट, अब बुद्धिस्ट टेक्सचर, क्योंकि आपको पता है कि अशोका जो थे वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, इसलिए बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे कि जातक कथाएं, दीपवंसा और महावंशा, ये श्रीलंकन टेक्स्ट है। और दिव्यदान,
ये इन सभी में आपको ये टिबेटन दिव्यदान जो है वो टिबेटन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इन सभी में अशोका के बारे में बताया गया है और किस तरह से उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, ये सब बताया गया है आपको इन लिटरेचर में। तो इनसे हमें जानकारी मिलती है मॉडर्न हिस्ट्री की। ओके, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो बहुत सारे अशोका के एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हो गए, आपको इंस्क्रिप्शंस हो गए, इन सब से हमें जानकारी मिलती है अशोक के बारे में और अशोक ने किस भाषा का यूज किया था। और सबसे पहले एक आदमी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, तो इन्होंने ही, जेम्स प्रिंसेप ने ही आपको क्या किया था, पहली बार इसको डिसाइफर किया था उस स्क्रिप्ट को। और उस समय स्क्रिप्ट यूज किया था प्राकृत, उसके अलावा खरोस्ती स्क्रिप्ट का भी यूज किया था, आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज था। तो ये सब स्क्रिप्ट का यूज किया गया था अशोका के द्वारा। तो इन सभी सोर्सेस से हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एक काफी विस्तार में जानकारी मिलती है। उसके अलावा अलग अलग और इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्र दमान का था। अब इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो फुल्ली रहेगा डेडिकेटेड अशोका के एडिक्ट्स के बारे में। इसलिए इस वीडियो में हम अशोकन के एडिक्ट्स के बारे में उतना जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन ठीक है। अब किस तरह ओरिजिन हुआ है मौर्यंस का, और मौर्यंस को अलग अलग हिस्टोरियंस किस तरह से देखते हैं। तो पुराण के अनुसार ये शूद्र जाति से बिलोंग करते हैं। आपको पता है कि चार तरह के कास्ट थे कास्ट सिस्टम में, उसमें से पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र पुराण के अनुसार मौर्यंस जो हैं वो शूद्र से बिलोंग करते हैं। मुद्रा राक्षस में यह बताया गया है कि ये लोग जो हैं ये वृषल या कुलहिन से बिलोंग करते हैं, जो कि क्या है आपको, जो कि एक लो क्लैन है, ये लो कास्ट आपको दिखाई दिया। ओके, तो ये मुद्रा राक्षस में बताया गया है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसका है, ये है आपको रुद्रदमन का, रुद्रदमन। ओके, रुद्रदमन। अब इसके बारे में बताऊंगा आपको जब मैं फॉरेन आपको इन्वेजर्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें इंडो ग्रीक्स आते हैं, पार्थियन, साकेस, तो उसमें आपको है साक्यास में है रुद्रदमन है, तो उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन का है, ये बताता है कि वो वैश्य से बिलोंग करते थे, वैश्यास थे। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मौर्यंस को यह बोला गया है कि वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। और वो उनका नाम था, मौर्यन का नाम कैसे पड़ा, तो मोरियास से पड़ा, मोर। ठीक है, तो क्योंकि जिस रीजन से मौर्याज आते हैं वहां पे बहुत सारे पिकॉक्स थे, मोर थे, इसीलिए उनका नाम जो है मोरियाज पड़ा और बाद में इसी को चेंज करके मौर्याज हो गया। ठीक है, तो ये बोला गया है कि इस तरह से, लेकिन कंक्लूजन ये बैठता है अगर सब तरफ से देखा जाए तो मॉडर्न डायनेस्टी जो है वो एक मौर्य ट्राइब से आती है, जो सडनली एक लो ट्राइब हो सकता है। ओके, और ये क्लियर नहीं कि वो लो ट्राइब ही था कि या लो कास्ट ही था या हायर कास्ट से बिलोंग करता था, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे। ओके, अब सबसे पहला राजा जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नींव रखी थी किसकी, मौर्यन एम्पायर की, 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक। ओके, इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया था। आपको पता है कि 326 बीसी में किसके बीच में युद्ध हुआ था, आपको बताना है, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में 326 बीसी में बैटल ऑफ वितस्ता हुआ था। और इसके बाद ही अलेक्जेंडर जब आगे बढ़े थे तो क्या हुआ था, उन्होंने धनानंद की आर्मी देखी, उनके आर्मी ने, और इतना विशाल आर्मी को देख के वो सब आर्मी वापस लौट गई। और उसके बाद ही धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और 322 ईस्वी में उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि आखिरी रूलर जो था धनानंद, उनको हराया था और ऑक्यूपाइड किया था पाटलिपुत्र 322 बीसी में, किसके मदद से, कौटिल्य की मदद से। तो कौटिल्य का नाम क्या था, तो कौटिल्य का दो और नाम है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त आ जाए या कौटिल्य आ जाए, ये सब एक ही नाम है। ओके, अब इन्होंने इसके बाद जो सबसे बड़ा काम किया वो था सेलुकस निकेटर को हराना, जो कि आर्मी चीफ था आपको अलेक्जेंडर का आर्मी चीफ आपको कौन थे, सेलुकस निकेटर। और उसके बाद ही सेलुकस निकेटर को हराने के बाद बहुत सारी जगहों पे उन्होंने कैप्चर किया, और एज अ डाउरी या फिर ऐसा गिफ्ट दे दिया जाए तो बहुत सारा इलाका, हैरात, अफगानिस्तान, कंधार का इलाका जो है वो सेलुकस निकेटर ने दे दिया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और अपनी बेटी का शादी करवाया जिनका नाम था हेलेना या कैरोलिना। ओके,
तो ये एक बात है जो हिस्ट्री में मानी जाती है कि हेलेना का शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। उसके अलावा मेगास्थनीज जो थे, जो एम्बेसडर थे आपको सेल्यूकस निकेटर के, उन्होंने बुक लिखा जिसका नाम है इंडिका, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। उसके अलावा इनका नाम जो है, इनका दो नाम से ये फेमस है, एक है सैंड्रोकोटस और एक है एंड्रोकोटस। ठीक है, सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। विलियम जोन्स ने इन्हें बोला था सैंड्रोकोटस, और एंड्रोकोटस बोला था आपको एरियन और प्लूटार्क ने। ये आपको हिस्टोरियंस हैं उस समय के। तो सैंड्रोकोटस, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस बोला गया है आपको किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये क्वेश्चन आता है आपको कि हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स आर नोन एज सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस? तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, और इन्होंने अपने लाइफ में जैनिज्म को फॉलो किया। किसकी मदद से? तो बद्रबाहु। मैंने आपको जैनिज्म पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया था आपको बद्रबाहु और स्थूलभद्र के बारे में। तो दो आपको पार्ट में डिवाइड हो गए थे जैनिज्म। एक था आपको दिगंबर और एक था आपको श्वेतांबर। दिगंबर थे आपको बद्रबाहु के अंदर और श्वेतांबर थे आपको स्थूलभद्र के अंदर, है कि नहीं? तो ये चीज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो बद्रबाहु ने उन्हें लेके गया था चंद्रगिरी हिल्स, जो कि श्रवण बेलगोला में है, और यहां पे एक स्लो स्टार्विंग प्रोसेस जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं सल्लेखना, उसके ही द्वारा इनकी मृत्यु हुई। सल्लेखन करते वक्त इनकी मृत्यु हुई और ये श्रवण बेलागोला में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जब चंद्रगुप्त मौर्य चले गए तो उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने गद्दी को संभाला। 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक इनका शासनकाल है। अब ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है के बेटे जो हैं, और दुर्धरा, देखो दो शादी हुई थी, एक तो शादी आपको किससे हुई थी? हेलेना से। एक हुई थी दुर्धरा से। ओके, तो दुर्धरा के बेटे का नाम है बिंदुसार। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट के अनुसार कि दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे ही कौन है? आपको बिंदुसार हैं। ओके, और इन्हें एमिट्रोकैट्स बोलते हैं, या अमित्र घात, दैट इज स्लेयर ऑफ फोज। ये संस्कृत वर्ड से आया है एमिट्रोकैट्स, जो कि होता है अमित्र घात। इसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ फोज, मीन्स सभी आपको दुश्मनों को हराने वाला। ठीक है, फोज का मतलब होता है दुश्मन। सभी दुश्मनों को हराने वाला कौन थे? आपको बिंदुसार थे, है कि नहीं? और इन्होंने भी अपना जो आर्मी है उसको लगभग डेक्कन, मैसूर तक ले गया। इतने बड़े साम्राज्य के ये राजा थे। और ये इन्होंने पेट्राइज किया था आजीविका सेक्ट। अब बताओ, मैंने आपको आजीविका सेक्ट के बारे में ही बताया था पिछले वीडियो में। आजीविका सेक्ट किसने स्टार्ट किया था? तो मक्खाली गोशाला ने आपको स्टार्ट किया था आजीविका सेक्ट, जिसको फॉलो किसने किया? बिंदुसार ने फॉलो किया, है कि नहीं? ओके, सो उसके अलावा एक राजा थे आपको सीरिया के, एंटियोकस। तो एंटियोकस वन जो सीरिया का राजा थे, उन्होंने उनको बोला कि आप स्वीट वाइन भेजिए, ड्राइड फिग्स मीन्स होता है अंजीर, और ग्रीक फिलोसफर्स, इन सभी को भेजिए आप हमारे दरबार में। लेकिन उन्होंने बाकी सब तो दिया, लेकिन जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्हें नहीं दिया। उन्होंने रिप्लाई किया कि हमारे ग्रीक फिलोसफर्स जो हैं वो सेल के लिए नहीं है, या वो कहीं जाते नहीं हैं। तो इससे पता चलता है कि मोयन एम्पायर का जो पहुंच था वो सीरिया तक, मिडिल ईस्ट तक भी आपको देखने को मिलता है। वहां तक ये लोग ट्रेडिंग किया करते थे। उसके अलावा एम्बेसडर जो एंटियोकस के थे वो कौन थे? डेमेकस जो आए थे आपको, जो एम्बेसडर थे एंटियोकस के। और टॉलमी टू फिलेडेपस जो है वो इजिप्ट के किंग थे, और उनके एम्बेसडर थे डियोनीसियस और डेमेकस। ये दोनों जो है आपको बिंदुसार के समय में मौर्य एम्पायर में आए थे। ओके, नाउ अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अशोका द ग्रेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक इनका रूल है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार अशोका जो हैं वो बिंदुसार के बेटे हैं, और उनकी मां का नाम शुभद्रांगी है, और ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में माना गया है कि जब उनकी
जब उनको चाइल्ड हुआ था उनकी माँ को, तो ये बोला गया था कि उनकी माँ ने खुश होकर ये बोला था, नाउ आई एम अशोक। मीन्स शोक मतलब होता है सौरो, और अ मतलब होता है विदाउट। अ का जब यूज करते हैं हम लोग, अशोक, जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं अ और शोक, है कि नहीं, तो अ का मतलब होता है जो नहीं होता है, और शोक मतलब होता है सौरो। तो विदाउट सौरो मतलब मेरे बच्चे का नाम जो, अब मैं मुझे कोई सौरो नहीं है, कोई दुख नहीं है, इसलिए नाम क्या रखा गया उनका, अशोक रखा गया, है कि नहीं। और बहुत सारे आपको एविडेंस मिलते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में कि किस तरह से स्ट्रगल हुआ था आपको जब बिंदुसार की मौत हुई थी। तो अशोक डायरेक्ट आपको राजगद्दी पे नहीं बैठा था, उस क्योंकि उसके पास लगभग 99 और ब्रदर्स थे। तो मैं 100 ब्रदर इसके अलावा और थे, तो 99 ब्रदर को उन्होंने मारा, और सबसे छोटे ब्रदर जिसका नाम था तिश, जो यंगेस्ट वन था, उनको उन्होंने छोड़ दिया और बाकी सबको मारा। तो मीन्स एक फ्रेटिसाइड हुआ है आपको, है कि नहीं, पूरी तरीका से, जिसमें सब भाइयों को मारा गया है और आखिरी भाई को छोड़ा गया है। इनमें सबसे बड़े भाई का नाम था सुशीम, सुशीम नाम था इन सबसे बड़े भाई का, जो कि आपको तक्षशिला में गए थे दबाने के लिए विद्रोह को, सुशीम और अशोक। ओके, इनका हेल्प किसने किया था, तो इसका हेल्प किया था राधा गुप्त ने। राधा गुप्त मिनिस्टर थे बिंदुसार के, और अशोका का मदद किया था ये सब करने में राधा गुप्त ने। ये जो वार था आपको सक्सेशन का, ये लगभग आपको 4 साल चला, और अशोक जो है फाइनली आपको 273 के बाद 269 बीसी में आपको राजगद्दी में फाइनली क्राउन किया गया उन्हें। और अशोका के समय में तो ये जो मॉडर्न एम्पायर है, जो ये आपको मॉडर्न एम्पायर है, ये जो है ये रीच किया अपना क्लाइमेक्स को, सबसे सबसे लार्जेस्ट, आपको पहली बार पूरा का पूरा होल सब कॉन्टिनेंट जो है, सिर्फ आपको साउथ का कुछ पार्ट को छोड़ करके पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट आपको अशोक के कंट्रोल में था। अशोक के कंट्रोल में आपको पूरा पूरा साउथ मीन्स पूरा पूरा कॉन्टिनेंट था। तो ये आपको ख्याति थी अशोक की। अशोक ने बहुत सारे अपने समय में युद्ध लड़े, लेकिन जो आपको 8 साल के बाद उनका कोरोनेशन के 8 साल के 9वें साल में उनका एक युद्ध हुआ, जो कि था कलिंग वॉर 261 बीसी में। इस वॉर में इतना ज्यादा ब्लड शेड हुआ आपको, जो उनके मन को चेंज कर दिया, उनके दिमाग को इस तरह से गहरा असर पड़ा उस पर कि उनका माइंड जो है बिल्कुल चेंज हो गया, और वो जो है अब कॉन्क्वेस्ट को छोड़ दिया उन्होंने, और बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। कॉन्क्वेस्ट को छोड़ के बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, और बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने में मैंने आपको बताया ही कि उनकी बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र, इनको आपको सैलोन भेजा था, दैट इज श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। ओके, अब उनका पहले सिस्टम था क्या, भेरी घोष। अब वो भेरी घोष से आपको धम्म घोष की ओर आ गए। अब भेरी घोष क्या है, भेरी घोष का मतलब होता है फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, मीन्स लड़ाई से, युद्ध से आपको एक राज्य को जीतना। और अगला हो गया धम्म घोष, तो उससे आप, धम्म मीन्स होता है धर्म, धम जो है एक प्राकृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड होता है धर्म। तो धर्म से कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, धर्म से किसी राज्य को जीतना, धर्म फैलाना। ओके, ये इनका मेजर रोल हो गया था, भेरी घोष से धम्म घोष की ओर, है कि नहीं। अब बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, पता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके समय में हुआ, अशोक के समय में हुआ। कहां पे हुआ, पाटलिपुत्र में। और कब हुआ, तो 250 बीसी में हुआ था आपको। और इस समय चेयरपर्सन कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिश थे, मोगलीपुत्र तिश थे। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब अशोका के एडिक्ट्स के बारे में, इसमें सिर्फ मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि एडिक्ट्स किस तरह से थे, लेकिन एडिक्ट्स के बारे में जो आपको मेजर रॉक एडिक्ट्स है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखो इनका रॉक एडिक्ट्स में, तो बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स हैं आपको, पिलर एडिक्ट्स हैं, और केव इंस्क्रिप्शन है, जो अलग अलग जगह आपको सेवरल प्लेसेस में है, आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलते हैं। इनको पहली बार डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। मेन लैंग्वेज जो यूज किया गया है वो है प्राकृत, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो अलग अलग जगह पे आपको रीजन टू रीजन वेरी करता है। जैसे कि खरोस्ती स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट में, ग्रीक और अड़माइक मिलेगा आपको वेस्ट ऑफ इंडिया में, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट बाकी आपको जगह ईस्ट ऑफ इंडिया और बाकी जितने जगह हैं आपको ऑलमोस्ट ब्रह्मी स्क्रिप्ट ही देखने को मिलने वाला है। तो मेन स्क्रिप्ट था इनका ब्रह्मी,
और लैंग्वेज था प्राकृत, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको खरोस्ती और ग्रीक और अरामाइक भी देखने को मिलता है। इनके इंस्क्रिप्शन में इनका नाम देव नाम पिया या देव नाम पियादशी भी है। इसका मतलब होता है बिलवेड ऑफ गॉड्स। अब इनके बारे में, इनके नाम के बारे में, कहां से नाम लिया गया, कौन सा इंस्क्रिप्शन था, क्या चीज था, हर एक चीज के बारे में आपको डिस्कस करूंगा डिटेल में अगले वीडियो में, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। ओके, नाउ लास्ट रूलर जो मौर्यन एम्पायर के थे, मौर्य डायनेस्टी, इसके बाद अशोक के बाद कोई ऐसा एम्पायर नहीं हुआ या फिर कोई ऐसा आपको राजा नहीं हुआ जो कि मौर्यन डायनेस्टी को अच्छे से रूल कर पाए। तो देखा जाए तो आप मौर्यन डायनेस्टी इसके बाद जो है, मतलब मौर्यन डायनेस्टी का लगभग आपको लास्ट हुआ था 185 बीसी के अराउंड, 185 बीसी के अराउंड इसका आपको पतन हो गया था। अशोका के डेथ के बाद काफी डिवीजन हो गया मौर्यन एम्पायर का, दो डिवीजन हो गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न। इतना बड़ा एम्पायर था, उसको रूल करना एक अनएफिशिएंट रूलर के लिए कोई बात नहीं थी। तो आपको जो वेस्टर्न पार्ट था वो रूल किया, अब देखो वेस्टर्न पार्ट जो था वो रूल किया गया कुणाल के द्वारा, ठीक है, कुणाल एक राजा था उसके द्वारा रूल किया गया, जो कि बेटा था आपको अशोक का। और जो ईस्टर्न पार्ट था उसे रूल किया गया दशरथ के द्वारा, दशरथ, ओके, दशरथ के द्वारा आपको रूल किया गया कौन सा, ईस्टर्न पार्ट। और लास्ट रूलर आपको मैंने बताया वो कौन था, बृहदत्त। बृहदत्त आखिरी रूलर था और इनको हराया पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट किया 185 बीसी में। अब अगर देखा जाए कॉजेस क्या है डिक्लाइन का, तो सबसे पहले जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सेंट्रलाइज था, आपको सारा सारा पावर ऑलमोस्ट सेंटर में था। इस कारण से इसको फॉलो करना या इसको ये करना बाकी रूलर्स के लिए काफी दिक्कत था। अगला जो आपका पैसिफिक पॉलिसी यूज किया गया अशोक के द्वारा, अशोक जो है किसी पे कॉन्क्वेस्ट नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, तो उससे क्या हो गया, अब सभी राजा जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगे, इस तरह डिवीजन होने लगा आपको एम्पायर में। उसके अलावा वापस से जो ब्राह्मणिकल आपको रिएक्शन हुआ, ब्राह्मण वापस से आपको आए, उसके अलावा पार्टीशन हो गया मौर्य एम्पायर का, और जो बाकी के आपको लेटर मुगल्स थे वो काफी वीक और नेग्लिजेंट थे। तो ये सब रीजन था आपको मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का, है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में पहला बात होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो सेंटर में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था। तो कौटिल्य ने आपको एक थ्योरी दी जिसका नाम है आपको सप्तांग थ्योरी, ओके, सप्तांग थ्योरी दी थी स्टेट के लिए, 7 एलिमेंट्स, बोला कि 7 एलिमेंट्स होना चाहिए एक स्टेट में, एक स्टेट को रूल करने के लिए 7 एलिमेंट्स की जरूरत है। तो कौन कौन, सबसे पहला सेंटर में एक राजा जो रूल करेगा, दूसरा वहां का सेक्रेटरी, इसे बोला गया अमात्य, ठीक है, अमात्य बोला गया, वो है सेक्रेटरी, वो रूल करेगा। उसके अलावा टेरिटरी होनी चाहिए राजा में, जिसे बोला गया जनपद। फोर्ट होना चाहिए जो कि दुर्ग आपको फोर्ट होना चाहिए। एक ट्रेजर होना चाहिए, ट्रेजर का एक मात्रा जो होना चाहिए आपके एम्पायर में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर धन नहीं रहेगा, अगर कोष नहीं रहेगा, तो कभी भी कोई एम्पायर चल नहीं सकता है। अगला एक वेल स्टैंडिंग आर्मी, दैट इज सेना होना चाहिए। और फ्रेंड, आपको यह देखना है कि कौन सा आपको राज्य आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है। मित्र देश आपको अपने से चुनना पड़ेगा कि कौन आपके मित्र होंगे, है कि नहीं। तो ये 7 थ्योरी थी जिसमें बोला गया कि ये 7 थ्योरी के अनुसार ये 7 एलिमेंट्स है स्टेट के, इसके अलावा अगर ये ना रहे तो स्टेट आपका वर्क या फंक्शन नहीं कर सकता है। ये था आपको सप्तांग थ्योरी। इसके अलावा इनके मंत्री परिषद में, मंत्री किंग को असिस्ट करते थे मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद में मेनली 3 मेंबर्स हुआ करते थे। एक था खुद युवराज जो कि राजा का बेटा हुआ, प्रिंस। उसके अलावा एक पुरोहित जो कि वहां का चीफ प्रीस्ट होगा, चीफ पंडित होगा, और एक सेनापति जो कमांडर इन चीफ होगा। तो ये 3 से बनता था आपको मंत्री परिषद, जो असिस्ट करेगा किसको, किंग को असिस्ट करेगा, ओके। अब यहां पे 2 टाइप के कोर्ट भी थे, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहला कोर्ट है सिविल कोर्ट और दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट, जो कि अभी हमारा हमेशा चलते आ रहा है। ये एक सिविल मामले को देखेगा, एक क्रिमिनल मामले को देखेगा, ठीक है। तो वो क्या था, तो धर्मस्तिया न्यायालय,
अब देखो धर्मस्त्या न्यायालय क्या होगा, धर्म को देखने वाला, कि सिविल मैटर्स जो है उनको देखने वाला। नाम से समझ में आ रहा है कि धर्मस्त्या न्यायालय जो होगा वो क्या होगा, आपको सिविल कोर्ट होगा। अब इसका हेड कौन करता था, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो व्यवहारिका, व्यवहारिका जो है इसे आपको हेड करता है। अब देखो इस तरह से आप याद रख सकते हो उसको कि सिविल कोर्ट में अगर आपको धर्म को पालन करना है, धर्म स्थायी रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा। तो व्यवहारिका जो है आपको वो क्या करेगा, उसका हेड करेगा। हेड कौन होगा, व्यवहारिका होगा इसका। तो सिविल कोर्ट क्या है, धर्म स्थायी न्यायालय है, और हेड कौन करेगा, व्यवहारिका करेगा। अब क्रिमिनल है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय जो है इसे हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल। ठीक है, नाम से ही शोधन है, शुद्ध करना, दैट इज, अगर हो गया शोधन हो गया, शुद्ध करना हो गया, संशोधन, तो कौन सा होगा, वो क्रिमिनल कोर्ट होगा। इस तरह से याद रख सकते हो आप, कंटक शोधन न्यायालय। और धर्म स्थायी न्यायालय क्या होगा, आपको सिविल कोर्ट होगा। और क्रिमिनल को कौन हेड करेगा, तो प्रदेशता, प्रदेशता आपको हेड करेगा किसको, क्रिमिनल कोर्ट को। ठीक है, तो प्रदेश में शांति बनाना है तो प्रदेशता जो है वो क्रिमिनल मैटर्स को देखेगा। इस तरह से याद रखते हो, व्यवहार अच्छा रखना है सिविल के लिए व्यवहारिका, और प्रदेश को अच्छा रखना है तो क्रिमिनल कोर्ट के लिए प्रदेशता। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये था दो तरह का कोर्ट जो रोमन एम्पायर में था। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और खासकर आपको जो भी स्टेट एग्जामिनेशन है उसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब सनहीदाता, सनहीदाता जो है वो है आपको ट्रेजरी ऑफिसर। सनहीदाता जो है आपको है ट्रेजरी ऑफिसर। समहर्ता ये है आपको रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक ऑफिसर कौन है, आपको समहर्ता। सनहीदाता है आपको ट्रेजरी ऑफिसर। गोपा, गोपा क्या चीज के लिए है, तो अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अक्षपटल, अक्षपटल है आपको अकाउंटेंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, ये आपको याद करना है, इसका मेन आपका पर्पस है, इसका पीडीएफ में दे दूंगा आपको इसे याद करना है। ओके, सीता अध्यक्ष, ये हो गया, ये आपको देखो सीता, पहले सीता जो थी वो जमीन को बोलते हैं हम लोग, जमीन जो होता है आपको उसे सीता बोलते हैं। तो सीता अध्यक्ष क्या करेगा, जमीन पे क्या होता है, जमीन पे आपको होता है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को आपको हेड करेगा सीता अध्यक्ष। तो ये काफी इजी है याद करना। ओके, अगला है समहता अध्यक्ष, ये मार्केट का आपको है, मार्केट का आपको कौन हो गया, समहता अध्यक्ष। संस्था, संस्था अध्यक्ष। ओके, संस्था अध्यक्ष हो गया, वो क्या हो गया, मार्केट को देखेगा। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क, देखो शुल्क बात हो रही है तो ये किसका बात होगा, टोल्स का बात होगा, टोल टैक्स जो कलेक्टर होगा वो शुल्क देखेगा। शुल्क अध्यक्ष क्या होगा, टोल टैक्स को देखेगा। और अगला एक था धर्म महामात्रास, ये एक नया पोस्ट बनाया गया था अशोका के द्वारा, क्या करने के लिए, धर्म को प्रोपगेट करने के लिए, धर्म को फैलाने के लिए, और चेक करने के लिए कि अगर क्या पीपल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपको धर्म को। तो इसके लिए धर्म महामात्रास को दिया गया था। उसके अलावा एक था आपको लोहा अध्यक्ष, लोहा नाम से पता है आपको, लोहा, लोहा किसके लिए होगा, आयरन के लिए, है कि नहीं। एक था नाव अध्यक्ष, नाव किसके लिए होगा, शिप्स के लिए। तो कुछ कुछ इस तरह से आपको नाम दिए गए थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने नाम दिए हैं इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, इसको आपको याद करना है, ये आपका काम है। ओके नाउ अब प्रोविंस के बारे में बात किया जाए तो सबसे बीच में कौन होगा आपको जो हेड करेगा, वो है मगध, दैट इज सेंट्रल प्रोविंस। बीच से आपको यहां से आपको चारों तरफ आपको देखा जाएगा। तो नॉर्दर्न पार्ट को ये बोला गया उत्तर पथ, नॉर्दर्न को क्या बोला गया आपको, उत्तर, डायरेक्शन है उत्तर, तो उसे बोला गया उत्तर पथ बोला गया। और इसका कैपिटल रखा गया तक्षशिला, तक्षशिला कैपिटल रखा गया आपको नॉर्दर्न, नॉर्दर्न पार्ट का, उत्तर पथ का। अब बात कर रहे हैं सदर्न पथ के बारे में, तो दक्षिण पथ बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पथ। ये है आपको सुवर्णगिरी, दक्षिण पथ क्या है आपको, सुवर्णगिरी, है कि नहीं। अगला है आपको वेस्टर्न पथ, इसे हम लोग वेस्टर्न में हम लोग आपको ये नहीं बोलते हैं, मीन्स पूरब, पूरब और पश्चिम नहीं बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अवंती पथ। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग, अवंती पथ बोलते हैं। और अवंती कैपिटल क्या था आपको, उज्जैन, कैपिटल क्या था आपको, उज्जैन। और ईस्ट में बोलते हैं हम लोग प्रच्यपथ, प्रच्यपथ, इसका कैपिटल था आपको तोशाली और कलिंग। तो कलिंग जो है आपको ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, तो वहां ऐसा कैपिटल क्या है, तोशाली या फिर आपको कलिंगा। तो ये आपको चार पार्ट थे, एक था आपको उत्तर पथ, एक था आपको अवंती पथ, अवंती पथ,
एक था आपको प्रच्य पथ, एक था आपको दक्षिण पथ। उसके अलावा एक आपको ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सेंट्रल प्रोविंस है इसे हम लोग बोलते हैं प्राची पथ या प्राची बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राची। ओके, ठीक है। तो ये आपका मेजर जो था आपका मेन पथ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मगध। इसका कैपिटल क्या था आपका? मगध, दैट इज पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र कैपिटल क्या था इसका? पाटलिपुत्र। ओके, तो ये कुछ पार्ट थे आपको डिवाइडेड थे। उसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो अशोका ने बहुत सारे टैक्स वैल्यूज को लोअर किया था। अब टैक्स जो कलेक्शन हो रहा था पीजेंट से, वो लगभग 1/4 या 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था, मतलब इसके बीच में ही था। 1/4 से लेके 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस तक ही था इनका टैक्सेशन सिस्टम। उसके अलावा स्टेट ने आपको प्रोवाइड किया था इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ, और उसके लिए वो वाटर टैक्स भी यूज करते थे, वाटर टैक्स भी लिया करते थे, क्योंकि उनमें इरिगेशन के लिए आपको फैसिलिटीज दी गई थी। ओके, उसके अलावा अलग अलग, जैसे कि आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोग को अलग अलग इंस्क्रिप्शन से। जैसे एक इंस्क्रिप्शन है आपको कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है सोहगौरा का। ओके, सोहगौरा का आपको इंस्क्रिप्शन है। और एक आपको है महास्थाना, महास्थाना इंस्क्रिप्शन। ओके, महास्थाना इंस्क्रिप्शन, महास्थाना इंस्क्रिप्शन। ये दो इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि जब भी फेमाइन हुआ करता था तो आपको मॉडर्न एम्पायर जो है वो रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करते थे फेमाइन के द्वारा। तो ये सब कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जैसे कि बरहूच और सुपारा, ये आपको वेस्टर्न पोर्ट पे था, और ताम्रलिप्ति ये आपको ईस्टर्न कोस्ट पे था। तो ये आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में। एक था बरहूच और सुपारा वेस्टर्न में, और एक है आपको ताम्रलिप्ति जो ईस्टर्न कोस्ट है आपको। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी वैसे ही थी जैसे आपको वैदिक पीरियड में थी। सोसाइटी 4 वर्ण में डिवाइडेड थी, लेकिन इस समय उतना ज्यादा रिजिडिटी नहीं था मॉडर्न एम्पायर में। मेगास्थनीज ने यह बताया कि इंडिया सोसाइटी जो है वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड है। 7 क्लास कर दिया था उन्होंने कि सबसे ऊपर में होंगे फिलोसफर्स होंगे, उसके अलावा फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिशंस, मजिस्ट्रेट, काउंसलर, ये सब आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था मेगास्थनीज के द्वारा। ओके, 7 क्लास में। मेगास्थनीज ने यह बोला कि स्लेवरी नहीं है इंडिया में, कोई स्लेवरी नहीं था इंडिया में, लेकिन इंडियन सोर्सेस के अनुसार यह माना जाता है कि स्लेवरी एक इंस्टीट्यूशन था आपको मॉडर्न एम्पायर में, स्लेवरी मौजूद था। ओके, वुमेन एक अच्छा पोजीशन ऑक्यूपाई करते थे और इंजॉय करते थे फ्रीडम भी, तो वुमेन का सिचुएशन जो था वो अच्छा था। कौटिल्य के अनुसार वुमेन को परमिट था डिवोर्स का भी और रीमैरी करने का भी, और उसके अलावा अलग अलग पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में भी, बॉडीगार्ड्स के रूप में भी आपको देखने को मिलता था कौन? वुमेन का। और स्पाइस के रूप में और भी तरह का जॉब्स आपको दिया जाता था वुमेन्स को। तो वुमेन का सिचुएशन जो था उस तरीका का नहीं था यहां पे, है कि नहीं? तो ये वीडियो यहां तक ही है। तो इस वीडियो में हमने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत से लेके एंड तक देखा, उसके फंक्शंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हर एक चीज के बारे में देखा। अब अगले वीडियो में, क्योंकि मॉडर्न एम्पायर इतना लंबा वीडियो बनेगा और इतना इतना विशाल है आपको, तो ये एक वीडियो में नहीं समेटा जा सकता है। तो इसे हम लोग एक अगले पार्ट में, इसका एक और लेक्चर आएगा जिसको आपको देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग अशोका के जो भी एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हो गए या फिर रॉक एडिक्ट, जो आपको 14 आपको एडिक्ट्स हैं, ओके, आपको 14 एडिक्ट्स हैं, ओके, 14 एडिक्ट्स हैं आपको, उसे देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो ये जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको देखना। तो आप आराम से आप इस वीडियो को एंड तक, आप इस वीडियो को वापस देखो, आपको अगर समय में आ रहा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो को, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करो। इस वीडियो को आप शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। इसके बाद हम लोग अशोक के पिलर एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ मॉडर्न आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं मॉडर्न पीरियड के, उन सब को हम लोग एक एक करके अच्छे से देखेंगे। अगला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर ये वीडियो आप बाद में देखोगे तो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।